औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अक्सर सलीम है और मैं एक प्रैक्टिकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ द वेलनेस प्लेटफॉर्म एंड द ब्रेन क्लिनिक पे। आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपसे जिस टॉपिक से रिलेटेड बात करूँगी वो है ऑटिज़म। अगर आप समझना चाहते हैं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट या अप्रोचेस यूज़ हो सकती हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। आप प्लीज़ वहाँ जाके उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। मैं बात करूँगी आज डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मुतालिक कि वो इसमें और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनके कुछ सिम्टम्स या क्राइटेरिया ऑटिज़म के सिम्टम्स या क्राइटेरिया से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन वो ऑटिज़म नहीं होता। इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई बच्चा या इंडिविजुअल किसी भी तरीके से मिस इंटरप्रेट होकर मिस डायग्नोस ना हो जाए। और इसको समझना ना सिर्फ प्रोफेशनल के लिए हेल्पफुल होगा बल्कि वो केयर गिवर्स, पेरेंट्स या टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जो कि अफेक्टेड चिल्ड्रन से रिलेट करते हैं और वो उनके लिए एक बेहतर ट्रीटमेंट प्लान और स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल है रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम के मुतासरा बच्चों में ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि उनके रिग्रेसिव फेस में, जो कि 1 से 4 साल के दरमियान होता है, डिसरप्शन पाई जाती है सोशल इंटरेक्शन में। और इससे ज़्यादातर मुतासरा बच्चियाँ होती हैं, यानी कि गर्ल्स। ठीक है, उस टाइम पे वो बिल्कुल ऐसी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि वो फुल क्राइटेरिया मीट कर रहे होते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। लेकिन आफ्टर दिस पीरियड लाइक रिग्रेसिव फेज़ के बाद ये देखा गया है कि रेट सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों ने इम्प्रूव कर लिया होता है अपनी सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स में, और जो ऑटिस्टिक फ़ीचर्स होते हैं वो मेजर एरिया ऑफ कंसर्न नहीं रहते उस टाइम तक। तो इसलिए ये देखने की ज़रूरत है कि अगर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का फुल क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट हो रहा हो, तभी हमें उनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देना होगा, वरना हम नहीं देंगे। नेक्स्ट डिफरेंशियल है सेलेक्टिव म्यूटिज़म। सेलेक्टिव म्यूटिज़म में जो बच्चे की अर्ली डेवलपमेंट होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। सेलेक्टिव म्यूटिज़म चाइल्ड की कम्युनिकेशन स्किल्स अप्रोप्रिएट होती हैं डिफरेंट सेटिंग्स या कॉन्टेक्स्ट में। वो बच्चा हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। कुछ सेटिंग्स में जहाँ पे वो कंफर्टेबल होता है उसकी स्किल्स बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होती हैं, लेकिन जहाँ पे वो म्यूट होता है, जिस भी सेटिंग्स में वो म्यूट होता है, वहाँ पे भी उसकी सोशल रेसिप्रोसिटी इम्पेयर्ड नहीं होती। ना उसमें कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्टेड या रिपीटेटिव पैटर्न पाए जाते हैं जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर में कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें प्रॉब्लम पाई जाती है कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से सेकेंडरी इश्यूज़ में सोशल डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफ़िक लैंग्वेज डिसऑर्डर की, तो उसमें एबनॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होती, ना ही उसमें कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड या रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं या इंटरेस्ट या एक्टिविटीज़ होती हैं उस बच्चे की जिस पे हम उसको ऑटिज़म का डायग्नोसिस दे सकें। जब कोई भी इंडिविजुअल या चाइल्ड में हमें ये फ़ील हो रहा हो कि उसकी सोशल कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन में इम्पेयरमेंट आ रही है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड या रिपीटेटिव बिहेवियर्स या हमें कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही, तो हम उसे सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देंगे, ना कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देने के लिए उसका फुल क्राइटेरिया ऑटिज़म का मीट करना ज़रूरी है, और इस चीज़ को कीनली इंक्वायर करने की ज़रूरत होती है कि उसके कोई भी करंट कोई रिपीटेटिव या रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर ना हो, वरना हम उसे किसी भी बच्चे को सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देंगे।
नंबर 4 डिफरेंशियल है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विदाउट ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बहुत छोटे बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विदाउट ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डिफ्रेंशिएट करना ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल चाइल्ड जिनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होती या कोई स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं, तो उनको भी डिफ्रेंशिएट करना ऑटिज़म से एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में भी रिपीटेटिव बिहेवियर्स पाए जाते हैं। अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल चाइल्ड की सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को कंपेयर करें डेवलपमेंटल लेवल ऑफ नॉन वर्बल स्किल्स के उनके, जो कि उनकी फाइन मोटर स्किल्स या नॉन वर्बल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड आ रही हो, जैसे कि उनकी डेवलपमेंटल लेवल में उनकी इतनी कैपेसिटी हो कि उनकी नॉन वर्बल स्किल्स बेहतर थी, बट फिर भी उसमें हमारे पास एक सिग्निफिकेंटली इम्पेयरमेंट आ रही है, तब हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे सकते हैं। और जब ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आ रही हो तो ज़्यादा बेहतर है कि हम उस इंडिविजुअल को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ही डायग्नोसिस दें। 5th है स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर। मोटर स्टीरियोटिपीज़ एक डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, तो किसी भी बच्चे को एडिशनल डायग्नोसिस देने की ज़रूरत नहीं है अगर उसके रिपीटेटिव बिहेवियर्स ऑटिज़म में ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन्ड हो रहे हैं। लेकिन अगर वो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट जो है कॉज कर रही है इंजरी या कोई एक उसको बेहतर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उस स्पेसिफ़िक उसके बिहेवियर को, तो हमें एक अलग से डायग्नोसिस देना एप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी की एबनॉर्मेलिटीज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में कॉमन है। वो बच्चे इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या बहुत ओवरली फोकस्ड होते हैं। अटेंशन में ये दोनों किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जा सकती हैं। लेकिन अगर उनकी अटेंशनल डिफ़िकल्टीज़ या हाइपर एक्टिविटी एक्सीड कर जाती है उन बच्चों से जिनसे हम उनको कंपेयर कर रहे होते हैं उनकी मेंटल एज से, तो हम उन्हें से ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देंगे, वरना नहीं देंगे। लास्ट है शिज़ोफ्रेनिया। चाइल्डहुड शिज़ोफ्रेनिया का जो ऑनसेट होता है वो डेवलपमेंटल पीरियड के बाद होता है यूजुअली, और वो डेवलपमेंटल पीरियड नॉर्मल होता है या नियरली नॉर्मल होता है। जो प्रोड्रोमल स्टेज होती है शिज़ोफ्रेनिया विद चाइल्डहुड डिसऑर्डर की, उसमें सोशल इम्पेयरमेंट और एटिपिकल इंटरेस्ट और बिलीव्स पाए जाते हैं, जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सोशल डेफिसिट के साथ। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन एक डिफाइनिंग और मेन फीचर्स माना जाता है, जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में नहीं होता। क्लिनिशियन को ये देखने की ज़रूरत है कि वो कीनली इस चीज़ को रूल आउट करे जब वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के चाइल्ड के ऊपर शिज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस रूल आउट कर रहा हो, क्राइटेरिया को रूल आउट कर रहा हो और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कर रहा हो, तो वो बच्चे के आंसर कॉन्क्रीट होने चाहिए। जैसे कि अगर आप पूछ रहे हैं कि डू यू हेयर वॉइसेस व्हेन नो वन इज़ देयर, और वो बच्चा बोल रहा है येस, लेकिन उस बच्चे का आंसर ये है कि ऑन द रेडियो, क्योंकि वो रेडियो पे उसको सुनता है, कोई नहीं है तब भी उसको ये सुनाई दे रहा है। तो आंसर्स आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो भी आंसर दे रहा है उससे इंफॉर्मेशन इस तरीके से कलेक्ट करनी है कि उसके आंसर क्लियर हो, ताकि आपको डायग्नोसिस देने में मसला ना हो। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, होपफुली यू एंजॉय इट। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मालूमात हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।